दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अपना चैनल यॉप एजुकेशन। हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं एक बार फिर से हमारे सुपर 50 बैच के बच्चे के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो अभी तक हमने जितने भी मेजर टॉपिक थे कर लिए हैं। अब कुछ पेडागोजी के कुछ टॉपिक हैं। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। अभी भी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, जो लगभग 16 से 20 नंबर में 20 से 25 30 नंबर में पूछे जाते हैं। लास्ट के जो 10 पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं, उन टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो इसमें ज्यादातर होगा तो मैं ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक में चीज़ों को थ्योरेटिकल तो है नहीं, कोई डेफिनिशंस तो खास है नहीं, भाव को समझना है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने की, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों से मैं विचार लूँगा। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको एडवांस में बता दूँ कि इसके क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि अभी क्लास छोड़ के चल जाइए, बन जाएँगे, लेकिन आपको इसको एक अच्छे से रिवीजन आप कर लीजिए। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्शन में ही क्लियर हो जाता है, कि बच्चे के लिए ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बच्चे के जो अच्छा होगा वो अच्छा होगा, जो बुरा होगा बुरा होगा। ऐसे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। आज भी मैंने कराए थे यूट्यूब पे, कल भी कराए थे। और जो मैंने सीटेट का 2021 का पैटर्न भी देखा है, तो उससे पेडागोजी के जो ये वाले पार्ट है ना, कि बच्चे कैसे सीखता है, कैसे करता है, या बच्चे का कैसा वैज्ञानिक, अब वैज्ञानिक अन्वेषक है तो बच्चा कुछ खोजेगा तभी होगा ना, रोएगा या बदमाशी करेगा तो नहीं होगा। ये सब बेसिक बात है, सब जानते हैं। लेकिन हमको पूरा रिवीजन कर लेना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको नया ना लगे। बन जाएंगे जरूर, इस चीज को लेके सब लोग स्माइल का फेस बना लीजिए, कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ रहे कि पूरा एकदम अरे यार ये थॉमसन ने दिया था, कि ये क्या कहते हैं थांडाइक ने दिया था, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, मस्ती में जीना है। ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हमारा एक जब पेडागोजी की बात करते हैं ना, पेडागोजी पोर्शन जो लास्ट का 10 नंबर का है, उसमें हमारा कुछ टॉपिक आता है, जैसे कि आपका समावेशी शिक्षा के बाद कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, सीखने सीखना के सिखाने की बुनियादी प्रक्रियाएँ, बच्चे क्यों असफल हो जाते हैं, सीटेट के सिलेबस में देखिएगा लिखा हुआ रहता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। बच्चे एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में, या बच्चे की जो क्या कहते हैं इमोशन है, बच्चे का कॉग्निशन है, मोटिवेशन है, लर्निंग है, फैक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें मोटा-मोटी पेडागोजी के अंतर्गत आती है। देखिए, बच्चे सीखते कैसे हैं? सबसे पहले मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा हर कहीं पर भी पूछे, बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। हेरिडिटी एक बड़ा रीज़न होता है, एनवायरनमेंट दूसरा बड़ा रीज़न होता है। यही 2 रीज़न होता है जिससे कोई भी बच्चा सीखता है, और हर बच्चा इसी प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है कि वो सीखेगा। कोई भी बच्चा इस प्रवृत्ति के साथ पैदा नहीं होता है कि वो नहीं सीखेगा, है ना? एनवायरनमेंट बाद में उसको जैसा कर दे। इंसान कोई भी बच्चा होता है, उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी हो सकती है, अलग-अलग होगी लेकिन हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ-कुछ कारण कारक होते हैं जो इसमें आपको मदद भी कर सकते हैं या डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो है कार्य को पूरा करना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि प्रॉपर्ली प्रोत्साहित ना किया जाए, तो वो कार्य को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएँगे। क्योंकि बच्चे हैं ना, जैसे आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आपको सब कुछ पता ही रहता तो आप क्यों मेरे साथ जुड़ते? आप जुड़े हैं तो कुछ तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको मैं इस तरीके से क बताऊँ, है ना? आपको मैं चीज़ों को सही रास्ते में पर ले जाऊँ। तो कार्य आप समर्थ तरीके से तब करेंगे जब आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलता है। ये गाइडलाइन बचपन में बहुत ज़रूरी है। बच्चे को नहीं पता है, एक टीचर को शिक्षा शास्त्र पता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता है कि उसका भविष्य क्या होगा। है ना? बाद में वो जाके 25 साल, 30 साल की उम्र में जाके पछताएँगे कि यार हमने जीवन में कुछ नहीं किया। लेकिन उस समय पर उनको नहीं पता है वो चीज़। तो कार्य को पूरा करने की के लिए एक सही दिशा निर्देश देना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप देखते हैं, मैंने कितने दिन सोचा है कि ज़ूम का हमारा ये फ्री वाला सेशन है, ये 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। मैंने कितने दिन सोचा है कि 12-13 हज़ार का इसका पेड सब्सक्रिप्शन आता है, मैं ले लेता हूँ, बच्चे को निश्चिंत होके पढ़ाऊँगा। फिर एक तो गरीब आदमी 12-13 हज़ार रुपया थोड़ा मुश्किल है ऐसे लगाना, तो वो लेकिन बात नहीं है। मेन बात क्या है कि जब पहली बात तो क्लास डेढ़ घंटे की, 1 घंटे की बोरिंग हो जाएगी। और दूसरी बात कि जब हम 30 मिनट में काम करने के काबिल नहीं रहे, किसी चीज़ को कंप्लीट करने के काबिल नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 दिन मुझे क्लास में लगा ऐसा कि थोड़ा ये हो गया, थोड़ा लेट लग गया, जल्दी-जल्दी खत्म करना पड़ा लास्ट में। तो उस समय मुझे लगा, उस दिन मैं खोल के भी देखा कि ज़ूम का सब्सक्रिप्शन कैसे आता है, कैसे ये लोग अ, ल फिर मुझे लगा कि नहीं, जब हमें हमारा कुछ प्लान है, उसका डिसिप्लिन भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल आईटी सेक्टर में बड़े-बड़े कंपनी में, अच्छी-अच्छी कंपनी में अगर आप जाइएगा, तो बहुत लोग नहीं होता पहले अरे ये तो बहुत देर तक ऑफ़िस में काम करता है। तो अच्छी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम से जाना है घर। नहीं गए, अगर आप देर तक काम करते हैं, इसका मतलब कि आप टाइम पर काम करने में समर्थ नहीं हैं।
तभी आप देर से करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कम पढ़ के अच्छा मेहनत मतलब 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट दिन भर किताब लेके नहीं बैठे रहते हैं। ये कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं दिन भर एकदम चारों बगल किताब खुला है, जाके देख रहे हैं, अरे वाह-वाह तुम तो रूम हमारे घर सब पे होता था। बहुत बच्चे का रूम जाते थे एकदम चारों बगल किताब खुला है, पूरा बेड पे किताब फैला है। अरे मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, रिजल्ट हो ही नहीं रहा है। उससे थोड़ी रिजल्ट होता है। रिजल्ट आपको सिस्टमैटिक स्टडी से होता है। आप टाइम मैनेजमेंट करिए। पढ़ने वाला बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पॉइंट आता है आत्मविश्वास, है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस पर खूब क्वेश्चन आपको आएँगे। किसी भी बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ज़रूरी है। अरे विफलता का डर किसको नहीं होगा? मेरी नौकरी छूट जाएगी, मुझे भी डर हो सकता है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते-पढ़ाते लाइव में पढ़ा रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए, डर हो सकता है। लेकिन इस डर के कारण क्या कर पाएँगे फिर? तो ये डर बच्चों से हटाना है। बहुत बच्चे रिजल्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो होगा देखा जाएगा। ऐसा भी सोच के रिजल्ट हो जाएगा क्या? तो बच्चे को इस चीज़ के विफलता के डर से हमें मुक्त करना है कि अरे! हर इंसान में कमी है, हर इंसान ये कर तो सिंपल सी बात है, मुझे आज जो करना है मैं करूँगा। अब मैं अच्छा पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ तो बात की चीज़ है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि मैं अच्छा पढ़ा ही दूँगा। नहीं पढ़ाऊँगा, मैंने अपनी कोशिश की ना, मैंने अपनी मेहनत की ना, रिजल्ट नहीं हुआ, तो दैट्स इट। अभी हम लोग डेली पढ़ाते हैं, डेली एक टाइप का मोटिवेशन नहीं बन पाता है, क्लास का एनवायरनमेंट डेली एक टाइप का नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। हमने अपनी कोशिश तो की, तो ये आत्मविश्वास इसी से बढ़ता है कि ठीक है, नहीं होगा, मैंने अपनी कोशिश की। एक और चीज़ होता है कि दूसरों पे विश्वसनीयता, दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहना, ये भी खराब चीज़ है। हमें ज़्यादा दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। सोसाइटी से हम सीखते हैं, बात करते हैं, लेकिन दूसरों पे निर्भरता हमें नहीं रहनी चाहिए। उसके बजाय हम उसके लिए हम खुद पूरी तरीके से ज़िम्मेदार हो, इस पर काम करना चाहिए। एक और पॉइंट आता है इच्छा और प्रेरणा की कमी, है ना? कि जो हमारी इच्छा ही नहीं है करने की, है ना? बहुत लोग देखिएगा ऐसे बैठा हुआ है, हाँ सर सीटेट करना है, कर लेंगे। इच्छा ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है, कोई रीज़न हो सकता है, मोटिवेशन नहीं है या मतलब मन नहीं है करने का, तो ऐसे केसेस में आप नहीं करिएगा, है ना? आपको खाने का मन नहीं है, कोई कुछ भी देगा नहीं खाइएगा, अब मन है तो कुछ भी खाइएगा। तो इच्छा और प्रेरणा दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए। तो अब ऐसी गतिविधि आप करा रहे हैं जिसमें बच्चे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो बच्चे को मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी गतिविधि करा रहे हैं जिसमें बच्चे को मज़ा आ रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार है, तो बच्चे को अच्छा लगेगा। पढ़ने और समझने की खराब स्थिति। अब ये खराब स्थिति बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है। हमारी जो स्थिति है, कई बार टाइम होता है, जैसे आपके पास बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, आस-पास बहुत हल्ला हो रहा है ना? या है ना कि मज़ा नहीं आ पा रहा है। कई बार घर-वर पे आप फ़ोन-वोन पे बात करिएगा किसी रिलेटिव से, कभी-कभी बात बड़ी जमता है। बात करते-करते आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी अच्छा रखते हैं बोल के 2 घंटा बात हो जाता है। कई बार खाली टाइम निकाल के बात करिए, तो 2 मिनट बाद लगेगा, हाँ, ठीक है सब और सब? हाँ, ठीक है तब रखते हैं। बात ही नहीं जमता है। तो ये स्थिति पे भी डिपेंड करता है ना? आपका खाली टाइम है ये ज़रूरी नहीं, कई बार स्थिति पे। हर चीज़ का पढ़ने में भी आपकी कैसी स्थिति है, दिमाग तेज़ है, लेकिन कई बार सिचुएशन वैसा नहीं है। कई बार और भी स्थिति होती है, आप सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले की भाषा समझ नहीं आ रही है, तो नहीं सीख पा रहे हैं। वो माहौल वैसा नहीं बहुत सारे कारक हो सकते हैं। तो ये स्थिति पर भी निर्भर करता है। उसके बाद आता है माता-पिता की भागीदारी। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों के लिए आपके इर्द-गिर्द जो भी है, छोटे बच्चे के तो बस माता-पिता हैं। जैसे आप लोग में जो लोग शादीशुदा हैं, अगर आपके पति या आपके ससुर या आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएँगे। आप सोचिए इस एज में भी आके इतना निर्भरता है, तो एक छोटे बच्चे का कितना निर्भरता होगा कि वो एक माता-पिता की कितनी भागीदारी इम्पोर्टेंस है। अभी तो आपको बस मनोबल सपोर्ट चाहिए। वहाँ पर तो बच्चों को ये भी नहीं पता है कि मेहनत करना है। वो भी करने के लिए माँ-बाप ही बताएँगे, वही करवाएँगे, तो बहुत है, इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ आता है हमारा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ेशन स्किल्स मतलब हम बच्चे को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को बताएँ, प्रॉपर संगठन करके बताएँ। जैसे कि अब बच्चा समय पे सो नहीं रहा है, समय पे उठ नहीं रहा है, तो फिर अगला दिन उसका अच्छा नहीं जाएगा। समय पे खा नहीं रहा है, तो फिर उसका प्रॉब्लम होगा। तो कई बार मतलब अनमैनेज्ड जो लाइफ़ होता है ना, वो भी प्रॉब्लम कर देता है सीखने में। अभी आप ही अगर अनमैनेज्ड कर लीजिए अपना लाइफ़, तो आप क्लास में जुड़ने के बाद आपका दिमाग नहीं स्थिर रहेगा। अरे ये है, वो है, ये भी करना है, वो खाना बनाना है, वो कपड़ा ये है, वहाँ पे बर्तन उधर वॉशिंग मशीन चलाना, हज़ार चीज़ दिमाग में है ना, तो आपका ऐसे अनमैनेज रहेगा, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। सब कुछ सिस्टमैटिक करते चलिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, टाइम से नाश्ता करिए, सब कुछ करने में मज़ा आता है। तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन कौशल जो हमारे लाइफ़ का है, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। और भी इसके अलावा बहुत सारे कारक हैं,
जैसे कई बार कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है, कई बार कोई चीज़ तात्कालिक प्रॉब्लम होता है, हम लोग के साथ बहुत होता है। अब तो मैं बहुत ओवरकम उससे कर गया हूँ। तो कई बार क्या होता है कि क्लास से एकदम ठीक पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है तो दिमाग पूरा एकदम प्रेशर में आ जाता है। लेकिन फिर क्लास में हँसते हुए पढ़ाना, ऐसा बहुत चीज़ होता है। तो इन सभी चीज़ों से बच्चों को मतलब बचाना है। आप टीचर हैं, तो आप तो कोई बात नहीं है ना कहते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि भरी महफ़िल में भी आँसू आ रही है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। तो लेकिन आप उस सिचुएशन में बच्चा नहीं है ना, तो बच्चे को हमें एक अच्छा माहौल प्रदान करना होता है। उन्हें इन सब चीज़ों से बचा के रखना है या उन्हें अच्छी चीज़ें दिखानी है या उनको हर चीज़ों के सही रास्ते पे लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा अच्छे-अच्छे सिचुएशन ही देखे, लेकिन हर सिचुएशन का सही मतलब समझे। कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से मतलब उनको किस सिचुएशन को कैसे समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अति संरक्षण भी बहुत खराब चीज़ है। बहुत ज़्यादा बच्चे को संरक्षण में रखना कि नहीं मेरा बच्चा तो अरे मिट्टी में नहीं खेले, अरे मिट्टी लग गया। अरे बच्चे को लेके फुटबॉल, अरे वो फुट उसमें जर्म्स है, सैनिटाइज़र मारो। बहुत ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, उचित संरक्षण ज़रूर रखना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को सबको आप लोग भी सलाह देते होंगे आपके घर में जिनके छोटे बच्चे पहले से होंगे, वो दूसरों को सलाह देते होंगे। बच्चे को खेलने दीजिए, ऐसे पकड़ के मत रहिए। हाँ, ऐसे खाली ध्यान रखिए कि चोट ना लगे, लेकिन ऐसा ही नहीं कि बैठा के रखिए नहीं। हर बच्चे एक-दूसरे को सजेस्ट करते हैं, कि अभी बच्चा आपका 1.5 साल, 2 साल हमारे भी घर में जाते हैं, सब लोग हमको सजेस्ट करते हैं। खेलने दीजिए बच्चे को, जा रहा है। जैसे अभी हम लोग कई बार कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब पता तो है ही, लेकिन फिर भी नहीं होता, आपका बच्चा है, अरे! अरे! उधर जा रही, गिर जाएगी बेटी मेरी। तो कोई पड़ोसी आए तो बोला, "ए खेलने दीजिए, खाली ध्यान रखिए।" मतलब क्या हुआ? अति संरक्षण मत करिए। ये सब चीज़ हमारे घर में होती है। हम सब लोग इसको जानते हैं। अति संरक्षण में नहीं रखना है बच्चों को। बड़ी-बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी है ना? ताल ठोके हुए, अरे! हमारा बेटा तो 5 क्लास में 99 परसेंटाइल लाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, अति एकदम नहीं आपने तो बोल दिया। अब वो बच्चे का सोचा है, वो बच्चा आपके पास आया था चाय पहुँचाने के लिए सुन लिया। मेरे पापा बोल रहे थे अंकल को, गुप्ता अंकल को कि ये मेरा बेटा तो 99 परसेंटाइल लाएगा और अब दिन-रात पढ़ रहा है। बेटा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा उस चीज़ से। अरे जब आ जाएगा तब देख लीजिएगा 99 आएगा, 98 आया, 97 आया, इट डज़न्ट मैटर। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे ठीक है, जो भी आया वो मेहनत कर रहा है आएगा। लेकिन पहले से एक बहुत बड़ा होप बना दिए। जैसे अभी मैं आपको सबको थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं आपको इतना नंबर आएगा ही आएगा ही आएगा। कल एग्ज़ाम है किसी का। प्रीति को कभी-कभी लग रहा होगा कि सबसे पहले मैं ही पकड़ा गई, सबके मुँह पे मेरा ही नाम है। कल मेरे से सब पूछेंगे कैसा एग्ज़ाम गया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, इट्स योर लाइफ़। आप अपने लाइफ़ को एन्जॉय करने जा रहे हैं, आप अपने एक नया एक्सपीरियंस देखने जा रहे हैं, इट्स योर्स। वही चीज़ है, कोई ऐसा कुछ ये नहीं है, किसी को भी कोई ये नहीं रखना है। मुझे तो कोई अंकल बोलते हैं ना कि बेटा तुम तो 10th में टॉप करोगे, मतलब आपका कितना नंबर आया था अंकल? नहीं मैं तो 10th दिया ही नहीं था, नहीं दे पाया। मतलब फिर? आप अपना मैट्रिक फेल हैं, हमसे पूछ रहे हैं 10th में कितना नंबर? कुछ ये नहीं है, किसी का कुछ सोच के नहीं जाना, इट्स माय लाइफ़, इट्स माय वे। हमको जाके अपना परफ़ॉर्म करना है। ये बच्चे को थोड़ा-सा कंफर्टेबिलिटी देना है और ये बात सच्चाई है। आप जाएँगे, करेंगे, अपना करेंगे। नहीं बताइएगा बाद में क्या है। बड़ी-बड़ी फेंक देना है, इससे क्या? अभी मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ कि मेरे से इंटरव्यू लेने आते हैं, "अरे! आप इतने बड़े टीचर बन गए इंडिया के।" मुझे भी मन करता है कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार से था। हमारे घर में खाने के लिए मुझे भी चाहता है जैसा इमोशनल टच दूँ उसमें कि लगे कि अरे! सब देते हैं। लेकिन मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे माता-पिता ने मुझे कोई कमी नहीं होने दी, है ना? उनको कमी थी वो अलग बात है। मतलब ठीक है, हम लोगों ने 90s किड हम लोग जो भी हैं, हम लोग को पता है, वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल था। घर में कपड़े से पानी चू रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बाल्टी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे लिए वो नॉर्मल था, हमको कमी लगा ही नहीं। कमी लगता तब ना, रोटी पे नमक ही खाते थे, मकई का रोटी खाते थे। हमको वो कमी महसूस ही नहीं हुआ। अब उसको हम ऐसा इमोशन बना के दिखाएँ तो अलग बात है, लेकिन उस समय तो हम हँस के खाते थे वो चीज़। हमारा तो वही मेन बचपन था, आज भी हम उसी को मिस करते हैं। तो हम कैसे बोल दें कि उस समय पे हमारा कमी था? तो कहने का मतलब बच्चे को कभी भी किसी भी ढंग से वास्तविकता से दूर मत ले जाइए और बहुत ज़्यादा हाइपर उससे उम्मीद ऐसा-वैसा कि ऐसा था, वैसा था, अब बच्चे से पूरा कुछ नहीं। जो जैसा होगा वो मतलब उस तरह से करेगा, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। उससे अच्छा-खराब का भी कोई बात नहीं कि वो अच्छा है, वो खराब है। इसके साथ-साथ एक पॉइंट आता है हमारा जो इमोशन है, राइट? जो अनुभूति भावनाएँ हमने आपको बताया था, एक टॉपिक आता है पेडागोजी में। हमारा जो इमोशन है दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी भावनाएँ हैं ना, वो कैसी है? इसके बहुत सारे कारक होते हैं। एक तो व्यक्तिगत कारक होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको थकान है? आप थके हुए हैं, नींद नहीं पूरी हुई है, उदासी है, तो ये सब के कारण भी इंसान इमोशनली इम्बैलेंस होता है या कमज़ोर होता है और बहुत सामाजिक कारक भी होते हैं।
है ना? ये व्यक्तिगत कारक हो गए, कुछ सामाजिक कारक भी होते हैं, अलग-अलग कारक भी होते हैं। कई बार देखिए आप माता-पिता से संबंध, शिक्षकों का माहौल, शिक्षक का तरीका, ये सब भी बहुत मैटर करता है। कई बार हम लोग डर से स्कूल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो टीचर से डर लगता था। मुझे याद है गुरु कितना बड़ा चीज़ होता है, लेकिन एक बार हमारे एक टीचर का साइकिल टूट गया था, तो हम लोग खुश हो गए थे कि अब वो कुछ दिन स्कूल नहीं आएँगे। लेकिन अगला दिन देखा कि वो पैदल आ रहे हैं स्कूल। तो अलग बात है, वो आ जाते थे, लेकिन हमको लगता था कि ना आएँ स्कूल वो, क्योंकि बहुत मारते थे वो। तो इस तरह की चीज़ एक्चुअल में अच्छी नहीं है, विथ ड्यू रिगार्ड्स विथ माय टीचर, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि बच्चे को आपका डर हो, उस वजह से हमारा हालत खराब हो जाता था। तो ये सब चीज़ भी इमोशनल प्रॉब्लम होता है जब आप बच्चे से पूछिए, "बताओ एबीसीडी।" अब बच्चा इस डर में है कि उसको पता है, लेकिन वो नहीं बोल पा रहा है ना? ये बहुत ये है। अब मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम है। मेरे पे कोई प्रेशर करके कराता है ना, तो या तो मैं नहीं करूँगा, या तो मैं गुस्सा जाऊँगा या नहीं तो फिर कर ही नहीं पाऊँगा। किसी भी हालत में मैं कर नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं हमेशा बोला कि आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट बट आई एम अ गुड टीचर, क्योंकि दूसरे को प्रवचन देना बहुत आसान है। खुद जाके एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, फिर सोचेंगे कैसा है। मतलब ये है कि टीचर को बहुत कंफर्टेबल माहौल बना के रखना चाहिए ताकि बच्चे भी उसी माहौल में रहें, उसी चीज़ को फ़ील करें। मीडिया का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, आपको मानना पड़ेगा। आपके आस-पास की जो मीडिया है, अब ये मीडिया के कारण ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आया, "अरे! एक्स-वाई-ज़ेड ये सर का नोट्स मिला तुमको? अरे! उनके यहाँ तो मिलियन-मिलियन बच्चे, अरे! ये मैम का नोट्स चाहिए तुमको? फ्री में चाहिए।" अब डेविएट हो गए, एग्ज़ाम कल है। अब वो मैम का, वो सर का नोट्स लेने के चक्कर में, अरे हाँ रे! उसका तो बहुत है, ये तो देख लेते हैं एक बार। ऐसा तो नहीं कि दीपक सर ने कुछ छोड़ दिया, बस वहीं पे खेला खत्म। क्योंकि चीज़ें तो डिफरेंट होती ही हैं, सबका अपना-अपना तरीका होता है, उसमें गड़बड़ हो गया। तो ये सब मीडिया के कारण ही, जितना ज़्यादा मीडिया आगे बढ़ा है, उतना जो आपको फ्लक्चुएशंस भी हुए हैं। तो ये सब चीज़ है। लेकिन देयर आर सम बेसिक फैक्टर जो सीखने-सिखाने की बुनियादी प्रक्रियाएँ बोलते हैं। तो आपका बेसिक फैक्टर में आपका जितना अच्छा ज्ञान होगा, जितने ज्ञानी बच्चे होंगे, जितने इंटेलिजेंट होंगे, उसको उतना सच्चाई पता होगा। ज्ञान मतलब मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था एक टॉपिक में क्या, नॉलेज मतलब इंटेलिजेंसी मतलब आपकी बुद्धि, आपको कितना पता है। जिस चीज़ के बारे में, आपकी दुनिया के बारे में जितना ज़्यादा पता होगा, उतना आप सच्चाई से वाकिफ़ होंगे। और जितना सच्चाई से आप वाकिफ़ होंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे। यही चीज़ है। तो इसके लिए कुछ बेसिक प्रोसेस होता है जो टीचिंग लर्निंग में होना चाहिए। तो नॉलेज का डायरेक्ट इमोशन से रिलेशन होता है। नॉलेज अच्छा है आपको, इसलिए बोलते हैं जो गाली-गलौच करता है उसको बोलते हैं पढ़ा-लिखा नहीं है क्या? मतलब ज्ञान नहीं है इसलिए इमोशनली इम्बैलेंस बिहेवियर कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो इन सब चीज़ों को हम टीचिंग लर्निंग मेथड से बेटर कर सकते हैं। करिकुलम पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन कभी-कभी आपको आ जाता है, जैसे पाठ्यक्रम पर। तो पाठ्यक्रम पर एक ही क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। आज तक इसके अलावा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। कहीं देखा कि पाठ्यक्रम सभी बच्चे को कल परसों भी क्वेश्चन कराया, कल भी क्वेश्चन कराया। दोनों दिन एक ही ऑप्शन डाला है कि मतलब अलग-अलग सेंटेंस लेकिन एक ही ऑप्शन दे दिया है कि पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम एकदम समान होना चाहिए। अब वो ऑप्शन गलत होगा। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। कुछ और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ इन केस आपको कल पूछ दे, परसों पूछ दे। पाठ्यक्रम सामाजिक आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। सोशल नीड के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम प्रैक्टिस पर होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस की चीज़ें ज़्यादा होना चाहिए, करके सीखने पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, ये पॉइंट भी आ सकता है। बच्चे के मानसिक स्तर पर होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। राष्ट्र भावना से प्रेरित होना चाहिए। नैतिक स्तर अच्छा होना चाहिए। सब अच्छी-अच्छी बात है, आपको पता है, अच्छी बात अच्छी होनी ही चाहिए। कोई बोलेगा नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल बात है, आप सब लोग जानते हैं। तो इसी में पढ़ाने का ये हमारा तरीका। अच्छा, इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए क्या रूल्स होगा? तो ये रूल्स आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात है। जो बच्चे को ज्ञात है, वही पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञात से अज्ञात पढ़ाएँगे। सरल से कठिन पढ़ाएँगे, ईज़ी टू कॉम्प्लेक्स। पहले आसान-आसान चीज़ें देंगे, जैसे केवीएस वाले बैच में मैं बोलता हूँ ना कि ये सब चीज़ तैयार करो, तब आगे चीज़ पढ़ पाओगे। तो सरल से कठिन में ज़्यादा आपको समझ में आता है। विशिष्ट से सामान्य की बात करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसमें क्या होगा, जो विशिष्ट चीज़ें हैं, उसको एक-एक चीज़ों को जानेंगे। ये देखो ये मोबाइल है, ये देखो ये मोबाइल है, ये देखो ये मोबाइल है, ये देखो ये मोबाइल। मेरे पास एक ही आदमी, एक मोबाइल, एक और मोबाइल। ये देखो ये भी मोबाइल है, हैं? ये देखो ये भी मोबाइल है। जब इस आप मोबाइल समझ जाएँगे कि इसको मोबाइल बोलते हैं, ये विशिष्ट मोबाइल, ये विशिष्ट सब अपने आप में विशिष्ट है। तब बाद में बोलेंगे अच्छा ये ओप्पो का मोबाइल है, ये नोकिया का मोबाइल है, ये एमआई का मोबाइल है। तब ये उसको हम एक अलग-अलग जो है, एक पूरा जनरलाइज़ करके समझ जाएँगे कि अच्छा ये मोबाइल का कांसेप्ट होता है और उसका वो जनरल एक कांसेप्ट समझ जाएँगे कि अलग-अलग टाइप के मोबाइल होते हैं। शुरू-शुरू में हमारे घर में यही वाला मोबाइल था।
तो हम लोग मोबाइल मतलब ही ये समझते थे। हमारे घर में लक्स साबुन आता था, तो हम लोग साबुन का मतलब ही लक्स समझते थे। तो वो विशिष्टता से हमारी शुरुआत होती है। फिर हम लोग जनरलाइज़ करते हैं, नहीं-नहीं ये तो एक साबुन है। ऐसे-ऐसे बहुत सारे साबुन हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। मूर्त से अमूर्त है। मूर्त से अमूर्त में भी वही है कि कोई भी चीज़ जो सामने है वहाँ से दिखाए। अब कल को दिखाए मेरा दूसरा वाला मोबाइल आपको पता है, आप बोल दिए हाँ सर ऑरेंज कलर का। तो वो अमूर्त चीज़ें भी पर भी आपका चल गया ध्यान। बच्चे को भी ऐसे पढ़ा सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर कोई भी चीज़ें हमें पहले पूर्ण रूप में दिखाते हैं। देखो ये पूरा सीटेट का सिलेबस है, इसमें पेडागोजी-वेडागोजी आती है, समावेशी आता है। अब जब डीप में जाएँगे तो एक-एक अंश, समावेशी में भी विविधता है, इसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति का अलग है, स्त्री सशक्तिकरण का अलग है, ऐसे करके तब उसके हम डिटेल में जाते हैं, तो पूर्ण से उसके छोटे-छोटे भाग की तरफ जाते हैं। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। शुरू में जो भी चीज़ें होती है, कोई नया संप्रदाय रहता है, सबको अनिश्चित रहता है, ये क्या है, क्या है? जब जान जाते हैं तो बाबा बन जाते हैं, निश्चितता आ जाता है, अपने दिमाग में उसके समझ जाते हैं। सेल्फ सेंट्रिक एजुकेशन के अनुसार पढ़ाना, इस पर और कुछ नहीं बोलना है। पिछला 6 महीना से 1 दिन भी ऐसा नहीं है जो ये वर्ड पे नहीं बोला गया। बच्चे को बच्चे के हिसाब से शिक्षा। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, किसी चीज़ को जैसे अभी मैं डिटेल में जा रहा हूँ, डिटेल में जाएँगे तब कन्क्लूड करेंगे तो फ़ायदा होगा। कुछ पता ही नहीं है सीधा कन्क्लूड क्या करेंगे? तो पहले विश्लेषण पे जाना है तब संश्लेषण पे जाना है। इसके बाद एक और आता है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, पहले साइकोलॉजी लगाएँगे फिर वहाँ से उसको लॉजिक से जोड़ेंगे। ये भी एक पढ़ाने का तरीका होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी को कैप्चर करिए तब वहाँ से लॉजिक लगाइए। सीधे लॉजिक लगा दीजिएगा तो कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये सब पढ़ाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। एक टर्म आता है, क्वेश्चन तो कम आए हैं इस बार लेकिन सूक्ष्म शिक्षण है, इस पर आ सकता है। सूक्ष्म शिक्षण है कि एक सरल रूप है जिसमें कि थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा में बच्चे को क्लास दी जाती है। इसमें आपको जो है छोटे-छोटे कक्षा दिए जाते हैं, है ना? और आप सभी मतलब इसका मेन जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि जिसमें कि बच्चे को कम समय में, अल्प समय में विशिष्ट कौशल को सिखाया जा सके। जैसे कि यूट्यूब पे देखते होंगे 7 से 10 मिनट का कुछ वीडियोज़ होता है, उसमें हम लोग एक टॉपिक बता देते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ आजकल होता है, 1 मिनट के अंदर ये टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो सब चीज़ जो है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है, जिसमें कि आप छोटी-छोटी चीज़ें बच्चे को कराते हैं। समस्या समाधानकर्ता एक बच्चा होता है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक बच्चे को अगर हमें चाहते हैं कि बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, चाहे उसका खिलौना टूटने का तोड़ने का हो या किसी भी चीज़ को समझने का हो, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुद बच्चों के सामने छोटी-छोटी समस्याएँ रखनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि बच्चा ये खिलौना तोड़ रहा है, तोड़ने दीजिए, करने दीजिए बच्चे को। छोटी-छोटी समस्याएँ रखने देना बचपन से ही शुरू करना है। और कुछ-कुछ अच्छा काम कर दे, उस पर पुरस्कृत करना है। जैसे हमारी हमारी बेटी अभी ऐसे 1 साल की है, कुछ महीने ऐसे बॉल ऐसे हाथ में लेके उसको बोलते खेल, मैं उनके साथ बॉल खेलता हूँ, बैट बॉल खेलता हूँ। अगर वो बॉल एक बार फेंक भी देती है, तो मैं खूब जोर से ताली बजाता हूँ, वाओ! उसको लगता है कुछ अच्छा काम। इमोशन पता चलता है। ये मत सोचिए कि उसको वाओ नहीं समझ में आया, लेकिन वो इमोशन लगा, वो भी ऐसे पूरा खुश हो जाती है। ये बच्चे को पता चलता है, इस भ्रम में मत रहिए कि बच्चे को सब इमोशन पता चलता है। आप गुस्सा जाइए, बच्चा रोने लगेगा। आप लड़ाई करिए, बच्चा रोने लगेगा। आप खुश हो जाइए, ताली बजाइए, बच्चा हँसने लगेगा, मस्ती में आ जाएगा। ये इमोशन का खूब पता चलता है। वो वर्ड उसको नहीं पता है, लेकिन वो इमोशन उसको समझ में आता है। तो ये उनको आप छोटी-छोटी समस्या के लिए पुरस्कृत करिए। जैसा भी पुरस्कृत करिए, वॉव! एकदम पूरा एकदम मस्ती कर लीजिए उसके साथ थोड़ा, तो उसको पसंद आता है। उसको वो और इसके लिए आगे बढ़ता है। वो आगे और आपको करके दिखाएगा वैसा, देखिएगा। चिंतन और तर्क जहाँ पर भी उपयोग हो उसका प्रयोग करिए। देखिए छोटा बच्चा भी आप कहते हैं ना चिंतन तर्क नहीं आता है, एक्चुअली शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। बहुत चीज़ करिएगा, अभी वो यहाँ से वहाँ जाना है, बीच में अगर एक थोड़ा ऊँचा है, तो ऐसे पकड़ के ऐसे करके जाती है वो, 1 साल की है अभी, सवा साल की। चिंतन कैसे नहीं भैया, तर्क कैसे नहीं, उसको पता है गिर जाएँगे। बेड से उतरना है, ऐसा उल्टा करके ऐसे धीरे-धीरे करके उतरती है, ताकि पैर उसका ज़मीन पे जाए तब तक में वो गिरे ना। चिंतन कैसे नहीं, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें आती हैं। हाँ, वो एक्चुअली दुनिया के रियलिटी के बेसिस पे नहीं होती, उसका अपना दुनिया रहता है, उसके हिसाब से रहती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन रहती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के सामने। अगर हम ये सब चाहते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए तो, एक बच्चे के जीवन में ये सब चीज़ होना चाहिए पार्ट, है ना? उनको कांसेप्ट निर्माण पे हम बल देंगे, उनको स्वावलंबी बनाएँगे, उनके अंदर आत्म पहचान के गुण हम विकसित करेंगे। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट उनको जैसा मैंने बोला और हर चीज़ पर प्रैक्टिस करा के, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। तब जाके आप बाद में संरचनावाद जो कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ क्रिएटिव करना कर सकते हैं। बार-बार बिहेवियर कराने से भी बच्चा सीखता है ना? चीज़ों को याद रखता है उम्र के हिसाब से।
समस्या समाधान की विधि होती है और इसका आपको पता है, इसका चरण आपको तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं, फिर उससे संबंधित जानकारी निकालते हैं, फिर संभावित समाधान का निर्माण करते हैं, फिर संभावित समाधान का मूल्यांकन करते हैं, फिर संभावित समाधान का परीक्षण करते हैं, फिर जो निष्कर्ष निकलता है उसका निर्णय करते हैं और फिर जो हमारा सॉल्यूशन निकला है उसका उपयोग करते हैं। याद आ गया होगा, शायद 1-2 दिन पहले हमने पढ़ा था इस पर। है ना? तो ये हो गया समस्या समाधान की विधि, है ना? बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उचित तरीक़ा से बच्चे को समस्या समाधान करवाएँ, है ना? एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना बच्चों के लिए हमें बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपने बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में नहीं देखेंगे, नहीं बनाएँगे, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये इसके लिए कुछ अलग से टास्क नहीं है, ये सारे टास्क आपके बच्चे को ऐसे भी कराने हैं। जो जितना ज़्यादा कराइएगा, बच्चा उतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेगा। हम सब लोग प्रॉब्लम सॉल्वर, हम सब लोग वैज्ञानिक अन्वेषक हैं। एक बच्चा भी घर में आप कितना काम करते हैं, है ना? थोड़ा-सा ये है, थोड़ा-सा ये है, थोड़ा-सा ये इसको मिला के सब्ज़ी बना दो। कोई बढ़िया से सब्ज़ी नहीं है लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा ये मिला के कोई कढ़ी बना दो। तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट है। वो सारे चीज़ हैं जो आप दिमाग लगाते हैं अपना। इसी में आता है हमारा संज्ञान, संवेग सब जो कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी संज्ञान की बात करते हैं। आपको याद होगा बेंजामिन ब्लूम का संज्ञानात्मक था, उसमें ज्ञान, उसके बाद बोध जिसको समझ बोलते हैं, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये स्टेप्स होता है। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि बीच वाला स्तर क्या है? तो विश्लेषण, संश्लेषण है। पूरी शुरुआत इसमें हर चीज़ ज्ञान से ही जुड़ा है। कोई नॉलेज है पहले उसको समझेंगे, बोध हो गया, अंडरस्टैंडिंग समझ, फिर उसके बाद उसको प्रयोग करते हैं, तो तीसरा एप्लीकेशन हो गया। चौथे नंबर पे हम उसको एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं अपने तरफ से और उसके बाद समराइज़ करते हैं, संश्लेषण हो गया, फाइनल उसका मूल्यांकन करते हैं। तो संज्ञान मतलब आप भी अभी भी मेरी बात सुन रहे हैं ना? तो ऐसे ही आप उसको अपने दिमाग में समझ रहे हैं। ये होता है, कुछ-कुछ चीज़ इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता है। विश्लेषण हो गया, संश्लेषण न ठीक है। कभी आप रिवाइज़ भी करते होंगे, आप खुद भी देखते होंगे। अब 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, किताब लेके बैठे हैं। हाँ, आपके दिमाग में सब हो गया। अब वो पता चला समझ में आता है, ठीक है, ये था। हाँ, ये था। जितना देर में आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये कांसेप्ट आपको पता है, एक्चुअल में उतने देर में ज्ञान का बोध, समझ, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन कर लिया आपने। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। वो सब होते रहता है। जहाँ नहीं पता है रुक जाएँगे। ज्ञान पे रुक जाएँगे, अरे ये तो नहीं पढ़ा। विश्लेषण पे भी रुक सकते हैं। ज्ञान है, बोध है, समझ है, विश्लेषण, अरे इसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। तो आपको देखिएगा, वो पूरा प्रोसेस होगा तभी आप संतुष्ट होइएगा, नहीं तो ज्ञान है, समझे नहीं। ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञाने पे रुक गए। ज्ञान समझ हो गया, अरे थोड़ा-सा इसको ना कैसे था? हमने तो समझ तो गए थ्योरी, लेकिन कैसे होगा? वो तो कहीं न किसी स्टेप पे आप जाके रुक सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो बच्चे की संज्ञानात्मक विशेषताओं का बहुत बड़ा रोल है। और ये इसके ज्ञान जो है, ये संवेग पे डायरेक्ट, अभी जस्ट मैंने बोला इमोशन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। हैं? पढ़े रहेंगे अच्छे से, मतलब या किसी भी चीज़ की जानकारी रहेगी, तो उसको उस हिसाब से करेंगे, है ना? जैसे देखते हैं ना किसी चीज़ इंसान को नहीं पता रहता है, वो किसी बात को बोलेगा, तो खाली हवाबाजी में देता है। और जिसको पता रहेगा, डेप्थ रहेगा, वो अच्छे से बताएगा। यूट्यूबर सब में ज़्यादा होता है, ऐसे ही बोलते रहेगा। सीटेट का डेट जो है निकल गया है, अगला एग्ज़ाम इतना तारीख को होगा, ये होगा, वो होगा, कुछो-कुछो पिक्चर दिखा रहा है, कुछ-कुछ दे रहा है। बिना जानकारी वाला आदमी का संवेग भी वैसा ही रहता है। लेकिन अब कोई बच्चा है, सीखा हुआ है, तो वो उस डेप्थ के साथ सीखेगा, उस डेप्थ के साथ बताएगा चीज़ों को, है ना? तो इमोशन जो हमारा होता है, ये क्या है बेसिकली एक मनोदशा है ना? जो हमारे ज्ञान से बहुत प्रभावित होती है और हमारा इमोशन ज्ञान से स्टेबल भी होता है। जितना ज्ञानी पुरुष है आप देखिएगा, एक दिन आप पूरा बदमाशी करिए, उस दिन आपका इमोशन देखिए। एक दिन आप कुछ नहीं है, बस ऐसे कुछ पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए, कुछ नया समझते रहिए। उस दिन शाम में आपको अलग टाइप का फ़ील आएगा, नहीं हमको कुछ करना है, कुछ अलग करना है, यार ऐसे तो सब करते हैं। मतलब एक अलग टाइप का मोटिवेशन आता है, तो इमोशन आपका ऐसे चेंज होता है ना? ये इमोशन तात्कालिक भी चेंज होता है, मैकडूगल ने भी पूरा प्रकार के अलग-अलग संवेग बताए हैं, तो समय पे चेंज होता है और ये नेचुरल है ना? अगर आपको क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं क्या कि ये ना मैं परसों-तरसों मैं अपने पिताजी को बोल रहा था कि ये ना बहुत परेशान करती है हमारी बच्ची कुक्कू, बहुत परेशान करती है, अब अकेले अकेले सँभालना मुश्किल होने लगता है, तो पापा ने जवाब दिया कि 1 साल का बच्चा बदमाशी ना करे तब टेंशन है, करे तो टेंशन नहीं है। अब 1 साल का बच्चा है, वो बदमाशी नहीं करेगा, तब चिंता वाली बात है। तो पिताजी ने एक काम भी इससे पहले किया था कि स्कूल में, उनके स्कूल में एक बच्चा था जो हमेशा पढ़ता रहता था। तो जब वो जॉइन किए थे तो वो देखते थे कि
बच्चा हमेशा पढ़ता रहता है, इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के टाइम में भी पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पापा उनके गार्जियन को बुलाए कि इनको जो है आप आइए मेरे पास काउंसलिंग कराने के लिए, ठीक बात नहीं है। बच्चा स्पोर्ट्स के पीरियड में पढ़ाई कर रहा है, बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रम में पढ़ाई कर रहा है, बच्चा चौबीसों घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो वो कोई खुशी की बात थोड़ी है। तो इसलिए इमोशन अलग-अलग आना ज़रूरी है। आपको गलत बात से गुस्सा ना उठे, अच्छे बात से स्नेह ना आए, आपको बुरी बात से घृणा ना हो, हैं? किसी की अच्छी बात से आपको बहुत ब्यूटी अच्छा ना लगे, तो फिर आप क्या है? तो जिंदा है कि मुर्दा है उसका कोई पता नहीं चलेगा। इमोशन आपको होना चाहिए। एवरीबॉडी शुड हैव द इमोशन। नहीं है तो कुछ नहीं है, हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि सर मतलब जो है सर कभी गुस्सा आ जाते हैं, कभी ऐसे बोल जाते हैं, सर छोड़िए लाइट लीजिए। अरे! अगर उस चीज़ पे आप वैसा इमोशन नहीं दिखाइएगा तो फिर क्या है दुनिया में? दुनिया है ही नहीं। फिर पता क्या चलेगा कि किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, क्या किया? इमोशन बहुत ज़रूरी है। ये मनोदशा है, ईश्वर ने दी है हमें। ये चेहरे की अभिव्यक्ति, व्यवहार पैटर्न हर चीज़ में दिखती है और दिखनी चाहिए। हाँ, हमें ये पता होनी चाहिए, हम अपने ज्ञान से इस चीज़ का पता करते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, इसका लिमिटेशन क्या है। इमोशन में हम अपनी स्थिति को, अपने व्यवहार को, अपनी सामाजिकता को कहीं लाँघ तो नहीं रहे हैं। इस चीज़ की समझ हमें ज़रूर होनी चाहिए। अब इसके साथ-साथ आता है मोटिवेशन। ये सब काम होगा जब मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन आप सभी लोग जानते हैं कि मोटिवेशन है तो लर्निंग है, मोटिवेशन नहीं है तो लर्निंग नहीं है। जब-जब हम अभिप्रेरित होते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, तो मोटिवेशन किसी चीज़ को करने की प्रेरणा है। किसी एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिससे के लिए हम तत्पर हैं लक्ष्य के प्रति, करना है, करना है, करना है। वो बहुत कारण से आ सकती है ना? बहुत कारण से आ सकती है, हमारी आवश्यकता से, हमारी रुचि से, हमारे डर से, है ना? किसी पद को पाने से, है ना? किसी चीज़ में चयन होने से, किसी जगह पर पहुँचने से, किसी लेवल पर जाने से, किसी भी कारण से वो मोटिवेशन हो सकती है। किसी को पीछे करने से, ये पॉज़िटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कई बार हम दूसरे को जलाने के लिए उनको टीवी नहीं देखने दिया, कल हम टीवी खरीद के लाएँगे। उनको बाइक नहीं दिया, कल हम जाके स्प्लेंडर खरीद के ले आएँगे। तो ये नकारात्मक प्रेरणा भी कई बार होती है, लोग अपना ज़मीन बेच के बाइक खरीद लेता है, वो भी होती है। लेकिन कई बार अधिकतर पॉज़िटिव मोटिवेशन भी होता है, नहीं हमको करना है, खुद करके दिखाना है। मैं आप लोगों को भी यही बोलता हूँ, दूसरे को दिखाने के लिए मत एग्ज़ाम दीजिए। आपका एग्ज़ाम देना है, आपका नंबर है, आपको होगा, है ना? आज मैं जो हूँ अपने लिए हूँ, कोई और बस मेरे से फ़ोन पे ही ना हाय हेलो करेगा। बाकी तो मैं कैसा लाइफ़ जी रहा हूँ, वो तो मैं देखता हूँ। मैं दिन में पढ़ाता हूँ, शाम में मस्ती करता हूँ, रूह है पानी-पानी, स्टाइल मारता हूँ, घूमता हूँ, कार में घूमता हूँ, बड़े-बड़े जगह देखता हूँ। हैं? पार्क में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ तो मैं जीता हूँ। दूसरे के बोलने से क्या होता है? मतलब आप रिज़ल्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी ना। तो इसलिए ये मोटिवेशन है। ये सब मोटिवेशन के अलग-अलग चीज़ हैं। प्रोत्साहन है, ये सब चीज़ें बढ़ाती है। ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन में आया। इंटरनल हुआ जो आपके अंदर से है, नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ों का मोटिवेशन जैसे खाने-पीने का मोटिवेशन ऑटोमैटिकली रहता है। लेकिन नींद का मोटिवेशन ऑटोमैटिकली रहता है। परीक्षा, पढ़ाई का खाली मोटिवेशन नहीं आता है। इसके लिए हमेशा सर मोटिवेट करिए एग्ज़ाम के टाइम पे। लेकिन होता है, कई लोगों की ज़रूरतें ऐसी होती है, कई लोगों का परेशानी ऐसा होता है कि उनको मोटिवेटेड होना पड़ता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं मोटिवेशन के जिससे कि लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है। एक और चीज़ जो पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन बोलने का मन कर रहा है बोल देता हूँ। अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन लैटिन शब्द से बना है। उसको मोटम या मूवर बोलते हैं, है ना? इसी से बना है और जिसका कि मतलब मूव करना होता है। ये पूछता नहीं है वैसे बाय द वे। तो ये सारे मोटिवेशन है जिससे हम लर्निंग करते हैं, है ना? और लर्निंग करना मतलब किसी चीज़ को सुनना नहीं होता है। देखिएगा एलएसआरडब्ल्यू कांसेप्ट में भी आता है, किसी चीज़ को सुनकर समझ जाना, किसी चीज़ को पढ़कर समझ जाना, तब जाके पढ़ना लिखना भी जो है एक्चुअल में कंप्लीट होता है। तो लर्निंग करना तो किसी चीज़ को पूरा आत्मसात कर लेना, एक बड़ा स्टेटमेंट है कि हमारे व्यवहार में आ जाना लर्निंग, है ना? तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अलग-अलग तरह से हमें लर्निंग करने में। तो ये सारे फैक्ट चीज़ें हैं जो हमें मदद करती हैं, ये सारे पेडागोजी के पार्ट थे। तो हमारा जो बेसिक सिलेबस है, वो यहाँ पे रिवीजन 5 से 6 क्लास मुझे लगता है इसमें कंप्लीट होता है। आगे ज़रूरत पड़ने पर और भी कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे वो मोटिवेशनल क्लास हो या कोई इम्पोर्टेंट क्लास हो, उसके साथ हम आते रहेंगे। सब लोग इसका ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बाय-बाय। जय हिंद। सॉरी आज मैं किसी को मौका नहीं दिया क्योंकि चीज़ें ही वैसी थी पेडागोजी और इसमें मैं चुप होता नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। जो बच्चों का एग्ज़ाम होते जाएगा हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।